आज की जो वीडियो है इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताना है एरे और लिंक लिस्ट के अंदर से इंडेक्स एलिमेंट को एक्सेस करने का। तो एरे के अंदर जब हम इंडेक्स्ड एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O:1 एंड लिंक लिस्ट में क्या होती है O:n। अब वो हम देखेंगे कैसे। देखो पहले तो मैं बताता हूं आपको एरे क्या है। एरे एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हमें डेटा को, आप ऐसे मान के चल लो एक कंटेनर है जो हमें, अगर आपको अभी नॉलेज नहीं है तो एक कंटेनर है जहां पे हमें डेटा को रखने स्पेस मिलता है। ठीक है, अब डेटा को रखने के लिए स्पेस मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग होती है जो कि जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। मतलब फर्स्ट आप ये मान के चलो इसके घर का एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो अब इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो अब इंडेक्स एलिमेंट को जब हम एक्सेस करते हैं एरे के अंदर तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो O:1 होती है, O(1) भी लोग इसे बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि सपोज मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं 100, 200 एंड 300। अब मेरे को किसी यूजर ने बोला कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए एरे के अंदर का। ठीक है, तो ये हम ना डायरेक्ट एक्सेस कर पाते हैं 200 को। वो आप देखो कैसे। अब जैसे ये हमारे पास इंडेक्स है और ये हमारे पास वैल्यूज है 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड वैल्यू है हमारे पास। अब इसका एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 1000। अब ये एक इंटीजर है तो ये 4 का स्पेसिंग रखता है, मतलब 4 का गैप रखेगा, साइज इसका 4 होता है। तो 1004, 1008, 1012, 1016। तो इसका बेस एड्रेस क्या हो गया, A(3) निकालने के लिए बेस एड्रेस चाहिए होता है +3, ठीक है, इंटू 4 बाइट्स। तो कितना हो गया हमारे पास 1012। तो डायरेक्टली हम निकाल पाए, किस तरीके से, O(1) में निकाल पाए। यहाँ पे जो ये 3 है ना वो बेसिकली ये वाला हम यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी इंडेक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे 3rd का मांगा हुआ था तो वही हम यूज करते हैं। ठीक है, अब लिंक लिस्ट पे आते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरीके से स्टोर होता है डेटा। जैसे मान के चलो कोई नोड है तो ये लिंक्ड रहते हैं आपस में नोड, और उसमें डेटा स्टोर होता है। अब ये भी काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, अब यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट होता है एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं कोई नोड है जिसका एक नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंटर किसे डिनोट करता है, टू द नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, तो वहां चले गए। फिर इसका एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो कि डिनोट करेगा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को, तो यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट क्रिएटेड होती है। अब अगर हमें 4th नोड पे पहुंचना है तो यहाँ पे हमें 100, 200, 300 सबको ट्रेवर्स करते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई ऐसा नहीं है कि बेस एड्रेस से हम कैलकुलेट कर लेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो कॉन्टिगुअस मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, इसलिए इंडेक्स से डायरेक्ट एक्सेस कैलकुलेट करना हो जाता है। जिसमें आंसर क्या होता है उसका, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज। ठीक है, लिंक लिस्ट में एलिमेंट स्केटर्ड होते हैं। अब देखो ये आपको कंटिगुअस, स्केटर्ड, ये सब चीजें टफ तो नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो कंटिगुअस क्या होता है ना, कि आप मान के चलो कोई ये बेस एड्रेस है 1000, तो अब ये जो एड्रेस का मतलब नेक्स्ट वाला जो डेटा होगा ना, जस्ट इसके प्लस उसका जो भी साइज है, करेक्टर है तो 1, कुछ और है तो 2, कुछ और है तो 3, कुछ और है तो 4। तो इस साइजिंग, जैसे यहाँ पे इंटीजर था तो 4 साइज है, तो ये यहाँ पे 4 के गैप के बाद ही ये डेटा मिलेगा हमें। ऐसे लिंक लिस्ट के केस में नहीं कि एक चीज यहाँ पे रखी हुई है नोड, तो दूसरा नोड यहाँ रखा हुआ है, बट क्या हो गया, ये नेक्स्ट नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्केटर्ड मेथड में स्टोर करना, और इसको कहते हैं कंटिगुअस मेथड में स्टोर करना। तो ये होता है डिफरेंस लिंक लिस्ट और एरे में, और ये होती है एक्सेस टाइम करने की इनकी कॉम्प्लेक्सिटी। और इस वजह से ही हमें एक्सेस करने में एरे के अंदर डायरेक्ट अगर इंडेक्स पे एक्सेस करना हो तो O:1 एंड लिंक लिस्ट में O:n। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सपोज कोई सिंगली लिंक लिस्ट की बात करता है ना, तो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये डेटा है एंड ये पॉइंटर है टू दी नेक्स्ट नोड। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डेटा आया, यहाँ पे पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड, फिर यहाँ पे डेटा आया, यहाँ पे पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये सिंगली लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, जब सिक्वेंशियल पूरा हम चल रहे हो ना, हर नोड के पास एक डेटा हो और एक नेक्स्ट हो, एक डेटा हो, एक नेक्स्ट पॉइंटर, एक डेटा हो, एक नेक्स्ट हो। बट क्या है कि अगर इसी को हम इस फॉर्म में बना दें कि हो गया डेटा, ये हो गया नेक्स्ट नोड का, और ये हो गया प्रीव, ठीक है, प्रीवियस नोड का। अब सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक्स्ट, ये हो गया प्रीवियस, और ये हो गया डेटा।
तो यहाँ पे फिर इस तरीके से मतलब ये चेनिंग चलती रहेगी। तो आप समझ पा रहे हो इसमें सिंगली में और डबली में क्या डिफरेंस है। सिंगली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाया जा रहा था, डबली फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट होता है, अंडू और रीडू तो आपने कभी किया होगा ब्राउजर में। देखो जैसे अभी मैंने अंडू लिखा ना, अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, देखो ये हट गया, फिर मैंने प्रेस किया हट गया, अब देखो ये आ गया, फिर से हट गया, आ गया। ये क्यों हो पा रहा है आप कभी समझ रहे हो, क्योंकि हम फॉरवर्ड भी जा पा रहे हैं और हम बैकवर्ड भी जा पा रहे हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है डबली लिंक लिस्ट की वजह से। ठीक है, ये डबली लिंक लिस्ट की वजह से। और सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर देखो डबली को समझो, डबली आपने समझ लिया ना। अब यहाँ का जो ये वाला नोड होगा ना, ये इसके इस नोड से मिल जाएगा प्रीवियस वाले से, तो ये पूरा सर्कुलर घूम गया। तो डबली लिंक लिस्ट को अगर हम इस नल को कनेक्ट करवा दें इसके बैक पॉइंटर से, तो ये कनेक्ट होकर सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है। अब देखो डबली लिंक लिस्ट ट्रेड ऑफ क्या है, एडवांटेज देखो, कैन ट्रैवर्स बोथ डायरेक्शन, जो हमने देखा इजी डिलीशन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है क्योंकि हमें प्रीवियस पॉइंटर को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है why is insertion at beginning of the linked list more efficient than in the array। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, लिंक लिस्ट के अंदर बिगिनिंग में इंसर्ट करना एलिमेंट क्यों इजी होता है एज कंपेयर टू एरे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आप अभी भी बेसिक समझ पाए हो तो देखो क्यों होता है। एरे इंसर्शन जो होता है ना बिगिनिंग में, वो ON होता है। ये सॉरी एरे इंसर्शन जो होता है ना, अभी हम पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो होता है हमारे पास O of n, मैंने ठीक बोला O of n। अब यहाँ पे जो लिंक लिस्ट का जो इंसर्शन होता है ना स्टार्टिंग में, O of 1 होता है, बिफोर मतलब पहले बिना इंसर्ट के 100, 200, 300 एंड 400। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें एक एलिमेंट डालना है। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे बना लेता हूँ 100, 200, 300 एंड 400, ये फिक्स्ड है। ये एरे के केस लेके चलते हैं, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पे हमें एक बिगिनिंग में एक एलिमेंट डालना है इसकी जगह पे, तो अब क्या करना होगा, स्टेप 1 सभी को हम एक एक स्टेप आगे शिफ्ट करें, देन हम यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 500। तो अब समझ रहे हो शिफ्ट करना पड़ रहा है सभी एलिमेंट को, और फिर हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो कितना ले रहा है, सबको शिफ्ट करने की क्या ले रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी O of n। ठीक है, मस्ट शिफ्ट ऑल n एलिमेंट्स। अब जितने भी एलिमेंट होंगे उतने हमें शिफ्ट चलाना पड़ेगा। लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, आपको बताया था कि एक हेड है हमारे पास, तो यहाँ पे ये हेड का डेटा है, सपोज हेड है H ही लिख देता हूं, और ये नेक्स्ट है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, एक यहाँ पे हमें एक और नोड बनाना है, डेटा तो रहेगा ही, और इसके नेक्स्ट को क्या करना है, इससे कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट। तो आप समझ पाए होगे कितना इजी होता है लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन एट बिगिनिंग, जिसमें बात करेंगे what does it mean when an array is described as having the fixed size or dynamic size। ठीक है, तो देखो फिक्स साइज और डायनेमिक साइज काफी इजी है समझना। अब फिक्स साइज में क्या होता है ना, एरे के साइज को हम फिक्स कर देते हैं, यहीं पे जब क्रिएट करते हैं ना तभी फिक्स कर देते हैं कि भाई 100 से ज्यादा वैल्यूज हम नहीं रखने वाले हैं। जब हमें पता होता है कि फिक्स है, फोन नंबर है, फोन नंबर के केस में हम 10 ही रखेंगे तो चल जाएगा काम, समझ रहे हो। बट अगर हम फोन नंबर्स के नंबर के केस में ऐसा रखें कि मतलब एक पर्सन के पास कितने फोन नंबर हैं ये हमें नहीं पता, मे बी 2 हो, मे बी 1 हो, मे बी 5 हो, मे बी 10 भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितने फोन नंबर है। तो इस केस में हमें उसको डायनेमिक रखना होता है। और डायनेमिक एरे का एग्जांपल क्या होता है, एरे लिस्ट, पाइथन लिस्ट, C++, वेक्टर। वेक्टर भी काफी अच्छी चीज है, C++ वगैरह में अगर आपने पढ़ा है तो इसके भी काफी टाइप्स होते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ कैर, वेक्टर ऑफ वेक्टर। मेमोरी यूजेस के केस में लिंक लिस्ट क्यों मेमोरी इफिशिएंट कम है एज कंपेयर टू एरे, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो देखो लिंक लिस्ट की जो नोड्स है उसको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट का एक नोड अगर यहाँ पे है तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर कर रहा है, हमें नहीं पता एक नोड यहाँ पे हो, कितने जगह खराब जगह पे हो, कहाँ पे हो, हमें कुछ नहीं पता। बट एरे के केस में क्या होता है, हमने बताया था कंटिन्यूअस मेमोरी होती है, तो सब हमें पता है कौन सी चीज कहाँ पे स्टोर्ड है। तो आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन टॉप ऑफ द डेटा इटसेल्फ, ये देखो लिंक लिस्ट नोड्स नीड एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर द पॉइंटर। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एरे क्या होता है 4 बाइट्स पर एलिमेंट, एंड यहाँ पे ओवरहेड नन प्योर डेटा। सिंगल लिंक लिस्ट के केस में 4 बाइट का डेटा, 8 बाइट का नेक्स्ट पॉइंटर, और प्लस 8 बाइट आ गया ना नेक्स्ट पॉइंटर के लिए। डबली लिंक लिस्ट के केस में 4 बाइट डेटा और 2 पॉइंटर होते हैं, पता है ना क्यों, एक नेक्स्ट के लिए और एक प्रीवियस के लिए, और बीच में डेटा। तो ये नोड होता है। तो
तो यहाँ पे 8 और 8 इन दोनों के लिए 16 का ओवरहेड हुआ। बेनिफिट है तो लॉस भी है, तो ये वाली चीज समझनी है हमें। इस वजह से एरे एफिशिएंट होता है डेटा स्टोरेज के टर्म्स में। अब हम देखेंगे स्टैक एंड क्यू क्या होता है। ठीक है, स्टैक फॉलो विच प्रिंसिपल एंड व्हाई इट इज टू प्राइमरी ऑपरेशन कॉल्ड। ठीक है, तो स्टैक जो होता है ये हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन को फॉलो करता है, मतलब लीफो इसे हम कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो सपोज कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक बुक का वो मान लेते हैं, बॉक्स मान लेते हैं, बुक्स हम इसके अंदर रखेंगे, या प्लेट भी आप मान सकते हो। प्लेट्स के लिए हमारे पास एक वो है, टेबल पे प्लेट्स रखने की जगह 1 2 3 4 5 6 हमने प्लेट्स रख दी। अब जो लास्ट में जो अभी हमने प्लेट रखी है लास्ट, वो जो इन हुई है अभी वो पहले आउट होगी, राइट। अब प्लेट का सबसे पहला वाला आप निकालते हो ना, जो लास्ट में गया था वो फर्स्ट बाहर आया, तो इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये स्टैक होता है, इसको याद रखने का तरीका। अब सेकंड चीज क्या है, क्यू देखो। अब क्यू जो टिकट लेने हम जाते हैं, टिकट काउंटर है, ये भैया हमारे बैठे हुए टिकट वाले, तो ये टिकट काउंटर है। अब यहाँ पे कोई बंदा है, वो लाइन में लगा, पर्सन 1 2 3 4, तो जिसने जो पहले आया वो पहले निकला टिकट लेके बाहर, तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो जिसे हम कहते हैं क्यू, ये दोनों एक तरीके के डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीफो के अंदर मतलब क्या बता रहे हैं हमने, स्टैक बताया। अब स्टैक के अंदर दो मेजर ऑपरेशन क्या होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश क्या होता है, स्टैक के अंदर वैल्यूज डालने को कहते हैं पुश, एंड स्टैक से एक वैल्यू निकालने को कहते हैं पॉप। ठीक है, और एक टॉप नामक भी चीज होती है जो हमें टॉप की वैल्यू देती है, वो यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ, बट आपको ध्यान रखना है इस चीज को भी। अब क्यू फॉलो विच प्रिंसिपल एंड टू मेजर ऑपरेशन, तो क्यू आपको मैंने बता दिया क्या करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एन क्यू क्या था, एंटर लेना, डी क्यू क्या है, निकल जाना बाहर एंट्री लेके। अब अगर हम एटीएम कैश विड्रॉल की बात करें, कस्टमर ए आया, अराइव हुआ, एन क्यू, कस्टमर बी, एन क्यू। अब एटीएम प्रोसेस में पहले वो बंदा निकला, फर्स्ट वाले ने अपने पैसे लिए और वो बाहर गया, इसे कहते हैं डी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन ध्यान रखना है हमें, एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू किसे कहते हैं, रियर में ऐड करना, डी क्यू किसे कहते हैं, फ्रंट से मतलब रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। सर्कुलर क्यू क्या होता है और ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है एज कंपेयर टू द लीनियर क्यू। सपोज ये 5 साइज का एक एरे है, अब यहाँ पे एरे में 5 साइज के एरे में क्या हो रहा है, एन क्यू करवाया हमने, मतलब लोग आए, ठीक है, सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, सी आया, डी आया एंड ई आया। ये लाइन है कि ये मान लो यहाँ पे टिकट मिल रही है, ए ने टिकट ले ली, स्पेस हो गई एम्प्टी, ये बाहर चला गया, ए बाहर चला गया, बी ने टिकट ले ली, ये चला गया बाहर, सी हो गया, डी हो गया एंड ई हो गया। अब यहाँ पे एक बंदा आने का ट्राई कर रहा है, एफ, वो देख रहा है कि यार ये तो रियर फुल है, इसकी साइज तो 5 थी ना एरे की, तो रियर फुल है, तो इसका मतलब क्या है कि एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दो तो खाली है, शिफ्ट होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो इसी चीज को सॉल्व करता है सर्कुलर क्यू, सेम एरे बट रियर रैप्स अराउंड टू द इंडेक्स 0 व्हेन नीडेड। फ्रंट वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, जो एफ है हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले इंडेक्स पे। तो अगर ना समझ आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा देखना। और इसके लिए ना एक फॉर्मूला यूज होता है, पता है क्या, ये होता है रियर का, फ्री स्लॉट यूज करना है, रियर +1 और मॉड्यूलो साइज। व्हाट इज डी क्यू, डबल एंडेड क्यू क्या होता है, एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर क्यू। तो देखो, इंसर्शन एंड डिलीशन अलाउड फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर, तो ये हो गया डबल एंडेड क्यू। अब इसका मतलब क्या है, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों साइड से डिलीशन और इंसर्शन पॉसिबल है, तो ये होता है डबल एंडेड क्यू। इस तरीके से मान लो इसे, बस डबल एंडेड क्यू। अब आपको यहाँ पे मिल गया एक कंपैरिजन चार्ट। स्टैक क्या होता है, 1 एंड टॉप ओनली, इंसर्शन फ्रॉम 1 एंड टॉप ओनली, याद आ गया। क्यू क्या होता है, रियर ओनली, यहाँ से घुस रहे हैं, टिकट यहाँ से मिल रही है। डी क्यू क्या होता है, डबल एंडेड, यहाँ से आओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से आओ, यहाँ से निकलो। फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो, ये लीस्ट फ्लेक्सिबल है, मॉडरेट है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है। DQ can be used for browsing history like navigation banking app when a customer go forward and backward through the recent screen pages। आपने देखा होगा ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री नेविगेशन क्या होता है, क्रोम पे जाते हो एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे, तो डबल एंडेड क्यू का वहां कहीं ना कहीं कंसेप्ट यूज हो रहा होता है। What is the main application of a stack
in evaluating arithmetic expression in fix to पोस्ट फिक्स कन्वर्जन्स। तो ये क्या होता है ना, ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होती है इनकी, कि इनफिक्स से प्रीफिक्स जाओ, प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स जाओ, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स जाओ, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जाओ। तो इसके आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल जस्ट सॉल्व करने हैं, कहीं से भी रेफरेंस उठा लेना, आपको जावा टी पॉइंट वाली वेबसाइट पे या जीएफजी पे या कहीं भी आपको बहुत इजी प्रॉब्लम मिल जाएंगे, वो सॉल्व कर लेना, इनके कन्वर्जन्स वगैरह सॉल्व कर लेना। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी एवरी नोड को सेटिस्फाई करनी पड़ती है। बाइनरी सर्च ट्री का मतलब होता है लेफ्ट सब ट्री वैल्यू स्मॉलर, लेफ्ट सब ट्री वैल्यू स्मॉलर एंड राइट सब ट्री वैल्यू ग्रेटर देन द नोड। तो अगर ये 50,000 है तो ये 30,000 होगा और ये 70,000 होगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक BST है। तो ये सभी को फॉलो करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे कोई आया तो ये 20 के होना चाहिए, ये 40 के होना चाहिए, छोटा ये बड़ा, फिर यहाँ आया तो ये छोटा होना चाहिए एंड ये बड़ा होना चाहिए। इस केस में हम इसको BST कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब BST है। What are the 3 main types of binary search tree traversal and what is output order for each? तो देखो ये ना बहुत इजी चीज है, मैं आज आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। आपको ना रूट से याद रखना है, ठीक है, हर जगह रूट को मेन पे रखो, आप मेजरली रखो रूट पे। अब इन ऑर्डर का क्या मतलब है, इन बिटवीन। तो इन बिटवीन क्या, मैंने क्या बोला था याद रखने के लिए, रूट, रूट बीच में आ जाएगा इन ऑर्डर में, और राइट यहाँ आएगा और लेफ्ट यहाँ आएगा। अब बात करते हैं प्री ऑर्डर की। प्री ऑर्डर है, मैंने क्या बोला था याद रखने के लिए, रूट। तो प्री मतलब पहले आएगा क्या, रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब बात करते हैं पोस्ट। तो पहले क्या है, पोस्ट का मतलब क्या है, सबसे लास्ट में। क्या आप, मैंने बोला था याद रखने के लिए, रूट, फिर यहाँ लेफ्ट राइट। तो अब देखो कितना इजी वे में आप इसको याद रख पाए, यही समझाने का मैं ट्राई कर रहा था। ये आपको याद रखना है। व्हाट इज एन ABL ट्री एंड व्हाई इज सेल्फ बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट फॉर सर्च परफॉर्मेंस। ABL ट्री क्या होते हैं, ऑटो रीबैलेंस टू कीप हाइट मिनिमल, गारंटी O ऑफ लॉग एंड सर्च केस, वर्स्ट केस के सिनेरियो में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी देती है वो देती है O ऑफ लॉग एन। लॉग एन बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है एन से, ठीक है, हाफ बिल्कुल हो जाता है, उस केस में लॉग एन यूज करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम विद प्लेन अनबैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इंसर्टिंग सॉर्टेड डेटा, ऑलरेडी सॉर्टेड है तो डेटा डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, ट्री बिकम अ स्क्यूड लाइन। ठीक है, वर्स्ट केस क्या होगा, लाइक अ लिंक लिस्ट। सर्च फॉर 50 नाउ टेक है ON, लिंक लिस्ट क्योंकि एक तरीके से कंसीडर हो गया, ट्री तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ABL ट्री क्या करेगा, इसे बैलेंस करता रहता है। ठीक है, ऑटो बैलेंसिंग होती रहती है, तो लेफ्ट राइट मेंटेन हो जाता है वहां पे। और जो जब लेफ्ट और राइट मेंटेन होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी प्रॉपर्ली, तो लुकअप इजी होगा, वहां पे O ऑफ लॉग n में हो जाएगा, तो काफी इजीली हम डेटा को फाइंड कर पाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फील्ड लेफ्ट टू राइट पूरा फील्ड होता है, लास्ट लेवल में भी पार्शियल। तो लेफ्ट टू राइट पूरा फील्ड रहेगा एंड लास्ट लेवल में भी पार्शियल, या तो एक हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा पार्शियल। अब देखो फुल बाइनरी ट्री मैंने क्या बोला था, या तो 0 और 2 चिल्ड्रन, नेवर एक कभी नहीं हो सकता। तो देखो या तो 2 हो गए, या तो 2 हो गए, या 0 हो गए। ठीक है, तो फुल बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या बोला था हमने, फिर लेफ्ट टू राइट और लास्ट लेवल पार्शियल इज ओके। तो फिर लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट और लास्ट वाला जो है ना वो पार्शियल है तो चलेगा, तो एक है तो चलेगा, वैलिड कंप्लीट ट्री, क्योंकि लास्ट लेवल फिर L to R। What is heap data structure and what is the different between min heap and max heap? min heap क्या होता है, smallest at root। ठीक है, min heap का क्या मतलब है, smallest at root। और max heap क्या होता है, largest at root। both are complete binary trees। तो आपको complete binary tree की definition already पता है क्या होती है, ये कि लेफ्ट टू राइट फील्ड होता है और लास्ट वाला पार्शियल चल जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर्ली याद रखना होता है, सिर्फ सुनना नहीं होता। मैक्सिमम हीप एग्जांपल के 1000 है, ये 70,000 है, 85 है, 40 है, 60 है। रूट ऑलवेज हैज द मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्स हीप है ना, मैक्स हीप, उसकी रूट की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्स। जो मिन हीप है ना, उसकी रूट की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग की बात करें तो बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट। अब बेस्ट केस
एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो कभी भी जब आपसे डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है ना, कि डायरेक्ट मतलब आपसे पूछा गया कि सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो आपको ना वर्स्ट केस वाली बतानी होती है। आप ये कंफ्यूज मत होना बेस्ट बताएं एवरेज बताएं वर्स्ट। सबसे बेकार केस में वो क्या परफॉर्मेंस देगा ना, ये मेजर किया जाता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो सबकी O ऑफ 1 होती है, जस्ट इसकी जो होती है मर्ज सॉर्ट की वो O ऑफ n होती है और क्विक की O ऑफ log n होती है। स्टेबल आप देख सकते हो कौन होता है कौन नहीं होता है। एंड यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्सिटी भी याद कर सकते हो। देखो जो मर्ज और क्विक शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, बेस्ट और एवरेज, मींस की मर्ज शॉर्ट की तो सारी ही सेम होती है, एवरेज बेस्ट और वर्स्ट, बट यहाँ क्विक शॉर्ट की जस्ट वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर होती है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट? तो ऊपर आप देख सकते हो बबल शॉर्ट की जो बेस्ट O ऑफ n है। Merge short use which algorithm strategy and why does it guarantee O of n log n even in the worst case? अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मर्ज शॉर्ट ऐसा क्या यूज करता है कि वो वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी बोलता है कि मैं O ऑफ n log n में आपको रिजल्ट दूंगा। क्या यूज करता है मर्ज शॉर्ट? पता है क्या यूज कर सकता है? क्योंकि ये ना डिवाइड एंड कनकर होता है। और आपको मैंने ना कुछ देर पहले पता नहीं किसी ने ध्यान दिया हो, मैंने बोला था कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो log ऑफ n बन रही है ऐसा कुछ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम हाफ हाफ कर देते हैं ना, हाफ डिवाइड, अब मान के चलो पॉसिबिलिटी है 50-50, 100 था, मेरी पहली 50 पूरी खत्म हो गई तो हाफ हो गया, फिर अब इस 25 में से पहले दूसरी 50 पूरी खत्म हो गई, 25 हो गया, फिर हाफ हो गया, और फिर लास्ट में जाके मर्ज करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ऐसे केस में ना n ऑफ log n ही आता है। ठीक है, log n उस हाफ को करने का बेनिफिट मिल जाता है हमें। Why does quick short have a worst case complexity of O of n square despite having the average case of O n log n? तो भाई बताओ, इनको जवाब बताओ, O of n square क्यों होता है? शॉर्ट में क्या होता है ना, मर्ज की तरह हम डायरेक्टली ऐसे डिवाइड नहीं करते रहते हाफ 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 हाफ। क्विक शॉर्ट में क्या होता है, एक हम पाइवेट एलिमेंट चूज करते हैं। ठीक है, उस पाइवेट एलिमेंट को या तो स्मॉलेस्ट ले लो या लार्जेस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, पाइवेट एलिमेंट के वाया हम डिवाइड करते हैं कि उसके इस हाफ पे अलग डिवाइड किया, इस हाफ पे अलग डिवाइड किया, इस तरीके से। फिर हम इस हाफ में अगर जाते हैं तो इस हाफ में फिर से हम एक पाइवेट एलिमेंट, पाइवेट को ऐसा मत समझना एक फिक्स एलिमेंट मान के चलो, इसको इंग्लिश में नॉर्मल जनरली समझोगे तो फिर इसको इसके भी हाफ पे हम 2 हाफ में बांटते हैं। तो इस तरीके से हम बैलेंस को बनाते रहते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। What does it mean for a sorting algorithm to be stable and why might this matter for the banking data? Preserve relative order, ये एक relative order को preserve करता है, और equal value element after sorting. Bank need to sort 10 million transactions. सोच रहे हो आप, 10 million transaction record को sort करना है with a strict requirement to avoid, इस केस को तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे O of n square बिहेवियर को। तो कौन सा एल्गोरिदम सेफेस्ट मानेंगे? वो मानेंगे मर्ज शॉर्ट को, क्योंकि अगर उन्होंने क्विक शॉर्ट लिया तो क्विक शॉर्ट तो पहले कहता है कि वर्स्ट केस में मैं आपको O ऑफ n स्क्वायर दे सकता हूं, तो मेरे से ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। बट मर्ज कहता है कि अगर मेरे से वर्स्ट केस क्यों ना हो जाए, मैं O ऑफ n log n की गारंटी देता हूं, और n तो मैं बेस्ट में दूंगा और एवरेज में, एंड वर्स्ट केस में तो आपको पता ही है। सर्चिंग ग्राफ्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, प्री कंडीशन पूछ रहा है बाइनरी सर्च यूज करने की, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी लीनियर सर्च से कंपेयर करके। तो सर्चिंग मैंने बताया आपको क्या होता है। सर्चिंग होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, या आप मान लो नॉर्मल कहीं भी हमें डेटा को सर्च करना है। अब जैसे ये है, अब मुझे बताना है कि 8 अवेलेबल है या नहीं, तो मैं एक तरीका है लीनियर सर्च करूं, भाई आप 8 हो, आप 8 हो, आप 8 हो, ये बोलेगा यस, तो मैं रिजल्ट दे दूं कि 8 है। और दूसरा तरीका क्या होता है, वो होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, अब मेरे पास 8 है ना, तो मैं मिड वाला वैल्यू ना 2 पार्ट डिवाइड करने का, तो हम इस तरफ आएंगे, क्योंकि सोचो ना इससे अगर छोटा चाहिए और यहाँ पे बड़ा है, पहले तो हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट करने का 2 3 4 5 6 मिल गया और 8 मिल गया सपोज। तो हमने क्या देखा, मिडिल वाला 4 है, लेकिन हमारी वैल्यू तो इससे बड़ी है, तो ये तो राइट में ही मिलेगी ऑब्वियस है, तो हम इधर का क्यों सर्च करें, तो इसे हम बता देते हैं। फिर जब हम यहाँ आते हैं फिर से हम सेंटर ढूंढते हैं, फिर हम देखते हैं इससे भी बड़ा है, तो इस तरफ क्यों जाए, इसको भी हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर मिडिल निकालते हैं, तो मिडिल क्या पता है एंड में जाके यही मिल जाती है, वो हमारा आंसर हो जाता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और लीनियर सर्च से क्यों बढ़िया होता है ये,
क्योंकि लीनियर सर्च में हमें पूरा का पूरा उसको ट्रैवर्स करना पड़ता है। बाइनरी सर्च की log ऑफ n होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, और लीनियर की O ऑफ n होती है, क्योंकि हर एक के पास जाके पूछना पड़ता है। अगर 1000 एलिमेंट है तो मुझे 1000 के पास में भी, अब मैंने क्या बोला था, आप बोलोगे ना, आपको यहाँ पे एक इश्यू आएगा। देखो मैं आपको ना बहुत डिटेल में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो आप बोलोगे O ऑफ n क्या है, ये O ऑफ n क्या है। सपोज मेरे एरे का साइज होता 1000, मीन्स इसके अंदर 1000 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब क्या पता जो मेरा 8 मुझे ढूंढना था वो 1000वीं पोजीशन पे जाके रखा हो, तो मैं ढूंढता तो रहता ना लीनियर में एंड तक। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हमसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए तो हम कौन सी केस की बताते, वर्स्ट केस की। अब ये मत सोचो क्या बता मैं ढूंढने निकलूँ मुझे पहला ही 8 मिल जाए लीनियर में, तो मेरा बच गया ना काम। लेकिन मैंने कंसीडर किसे किया था, O ऑफ n की। वर्स्ट केस में मुझे पूरा का पूरे 1000 एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा। What is the key structural difference between BFS and DFS? Breadth first search and depth first search in graph traversal. तो BFS एक फॉलो करता है क्यू एंड जिसे हम लेवल बाय लेवल कहते हैं, और DFS जो हमारा फॉलो करता है एल्गो वो होता है स्टैक, ठीक है। अब ये स्टैक एंड क्यू क्या होता है मैंने आपको प्रॉपर्ली पहले समझा दिया है, गोज डीप देन बैक, ठीक है। अब जैसे मान के चलो A देन B देन C देन D देन E, तो कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ ना, ठीक है। अब अगर DFS की बात करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो देखो A देन B देन D, देखो डेप्थ गया, फिर यहाँ पे A B D देन C देन E, तो आपने देखा डी पर जा रहा है, फिर बैक ट्रैक हो रहा है, फिर डी पर जा रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन, a bank model accounts as node or transaction as edges to find money laundering ring, which graph algorithm detect करेगा साइकिल के लिए, तो DFS करेगा। based cycle detection, a back edge to node in the current path reveal a cycle, सिंपल सी बात है। अब देखो ना, जैसे हम मान के चलो जो एग्जांपल है कितना इजी देखो समझाने का ट्राई किया। मनी लॉन्ड्रिंग रिंग डिटेक्शन के लिए हमें ग्राफ साइकिल कौन सा यूज करना। अब देखो अकाउंट ए है, कुछ ट्रांसफर हुआ अकाउंट बी में, अकाउंट बी से ट्रांसफर हुआ सी में, सी से हुआ ए में, साइकिल डिटेक्ट हुआ ना ए टू बी टू सी टू ए, तो दिस सर्कुलर फंड मूवमेंट इज अ साइक्लिक रेड फ्लैग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। फंड रिटर्न टू द ओरिजिन थ्रू द इंटरमीडिएटरीज, तो यही होता है। अब देखो DFS साइकिल लॉजिक क्या होती है, ट्रैवर्स यूजिंग DFS मार्क नोड एज विजिटिंग, और इन DFS रीच ए नोड ऑलरेडी विजिटेड, और साइकिल डिटेक्ट हो जाता है, विजिटेड वाले पकड़ लेते हैं हम। व्हाट डज बिग O नोटेशन represent and why do we focus on worst case not the best case when analyzing algorithm? तो ये चीज हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, हम वर्स्ट केस को एनालाइज करते हैं, कंसीडर करते हैं, क्यों, तो यहाँ पे पूछे क्यों। पहले तो हम बिग O नोटेशन की बात करते हैं, और जो ये बिग O नोटेशन होता है ये होता है अपर बाउंड ऑन ग्रोथ रेट, ठीक है, अपर बाउंड ऑन ग्रोथ रेट। वर्स्ट केस गिव्स अ गारंटी रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, वर्स्ट केस मैंने आपको दोबारा बताया था, एन के केस में मैंने बोला था O ऑफ n, अगर किसी का वर्स्ट केस है लीनियर सर्च का, तो कैसे 1000 है ना, तो हम रिगार्डलेस ऑफ इनपुट हम ये मान के चलते भाई इससे खराब नहीं हो सकता। अगर 1000 है तो 1000वें पे जाके मुझे अपना एलिमेंट मिलेगा, मुझे अपना डेटा मिलेगा, तो इससे खराब, सबसे बेस्ट नहीं सोचना, हमें सबसे खराब सोचना है। सबसे खराब सोचा और हमें पता लगा इससे खराब एल्गोरिथम तो हमारा परफॉर्म नहीं करेगा, जिससे हम उसके मैट्रिक्स को पहले ही मेजर कर लें कि सबसे वर्स्ट वो कैसा परफॉर्म करेगा। What is the time complexity of inserting and searching in a hash table, hash map, and what cause it to degrade? ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है हैश मैप के अंदर इंसर्शन की, और उसको डिग्रेड क्या करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्ट याद रखना है, एवरेज में O ऑफ 1 डिग्रेड टू O ऑफ n, वर्स्ट केस में ड्यू टू हैश कॉलिजन्स, तो कॉलिजन्स होते हैं वहां पे, तो उसकी वजह से डिग्रेड होती है परफॉर्मेंस, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 टू O ऑफ n चली जाती है। तो यही था, एंड यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि हर वीडियो लेक्चर के एंड में दिए जाते हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी याद कर सकते हैं, और टेबल्स वगैरह तो मैंने अटैच कर ही दिए। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको 1% भी समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको लगता हो कि आपकी हेल्प हुई है तो आप सब्सक्राइब करके एंड कमेंट जरूर कर देना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये जरूर कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।